जैसा कि मैंने आपसे बताया, अभी क्लास आप लोग देख रहे थे तो उसमें आपने गरीबी यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। और कुछ चीज़ें जो थी जो कि पीडीएफ फॉर्म में बताना ठीक लगा, जैसे कि गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप क्या है या गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप क्या है। इसी के आगे जैसे हम बात करेंगे भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियां क्या रही हैं। फिर उसके बाद जो भी समितियां हैं उन समितियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपसे। उसके बाद भारत में पॉवर्टी को लेकर के जो अनुमान लगाए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देन निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक थे पीडीएफ फॉर्म में देना उचित है, क्योंकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो देखते हैं गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है, देखिए, बेरोजगारी की समस्या। गरीबी कहाँ से आती है? गरीबी का सबसे जो बड़ा कारण है वो है बेरोजगारी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं रहता। इस वजह से क्या रहता है, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम होता है पीसीआई, वो क्या होता है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, तो आय की बात ही नहीं होती है। फिर जब निम्न प्रति व्यक्ति आय है तो निम्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर। अगर आपके यहाँ इनकम ही नहीं है तो आप क्या अपने घर के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या उनकी स्वास्थ्य और सुविधाओं का ख्याल रखेंगे? तो बेरोजगारी है तो पर कैपिटा इनकम क्या है, लो है। और पीसीआई जब लो है तो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो स्तर है वो भी क्या है, निम्न है। तो इस हिसाब से क्या प्रोडक्टिविटी जो है समाज में वो क्या रहेगी, हमेशा लो रहेगी। क्योंकि अगर कौशल विकास नहीं रहेगा, शिक्षित लोग नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन, उत्पादकता, ये क्या रहेगा, निम्न रहेगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, फिर बचत एवं निवेश की दर जो होगी वो क्या होगी, निम्न होगी। कैसे? जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे यहाँ निर्यात नहीं बढ़ेगा, और इसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमेशा डाउन रहेगा। हमारे पास सेविंग्स बचेंगी ही नहीं हमारे देश में, तो निवेश कैसे होगा? सेविंग्स ही हमारी क्या होती हैं, कैपिटल, क्या, पूंजी। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और यही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो ये भी क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। उसके बाद आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास की निम्न दर। तो अगर बचत और निवेश यानी कि कैपिटल नहीं रहेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो इसके क्या होगा कि हमारा ना ही आर्थिक समृद्धि हो पाएगी और ना ही आर्थिक विकास हो पाएगा। यानी ना हम अपनी इकॉनमी में ग्रोथ कर पाएंगे, ना इकॉनमी का ऑल ओवर डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये सारा एक चक्र चलता है जो कि दो सब एक दूसरे से रिलेट हैं। और अगर निम्न दर रहेगी समृद्धि और विकास की तो बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी। ये पैरेलल हैं, सभी एक दूसरे को लेकर के चलते हैं एक साथ। तो इसको एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं कि बेरोजगारी की समस्या रहेगी तो पर कैपिटा इनकम हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। और पर कैपिटा इनकम अगर कम रहेगा तो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर निम्न रहेगा। स्तर निम्न रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम रहेगा तो कैपिटल नहीं बनेगा जिसका हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हमारी जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास है वो भी क्या रहेगी, डाउन रहेगी। और फिर बेरोजगारी की समस्या आएगी। तो ये क्या है, राष्ट्रीय स्वरूप है। एक राष्ट्र के स्तर पर, नेशन के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप क्या है, कि एक व्यक्ति के जीवन में इसका क्या दुष्चक्र बनता है, क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, गरीबी यानी कि गरीबी जो भी पॉवर्टी की वजह से सबसे पहले तो बच्चे के पालन पोषण में गरीबी। अब बच्चों का पालन पोषण में गरीबी रहेगा तो बेहतर खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब का क्या रहेगा, उनको अभाव रहेगा, ये सब लो रहेंगी, वो जाहिर सी बात है। और अगर ये सब का अभाव रहेगा तो इसके कारण कौशल का कम विकास होगा। ठीक है, अगर बच्चा शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, खान पान उसकी अच्छी नहीं है, तो उसके में कौशल का कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा, कम होगा। और इसके वजह से क्या होगा, उसे रोज़गार प्राप्त करने में बड़ी परेशानी होगी, रोज़गार जल्दी उसे नहीं मिलेंगे। शिक्षितों को रोज़गार मिलने में इतनी परेशानी हो रही है तो जो अशिक्षित हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी। और रोज़गार न मिलने के कारण गरीबी का स्तर जो है वो और बढ़ेगा, टूट नहीं पाएगा। ठीक है, फिर क्या होगी, जब
रोज़गार नहीं मिलेगा, गरीबी का स्तर और बढ़ेगा, तो परिवार में और ज़्यादा गरीबी आएगी। और जब परिवार में और ज़्यादा गरीबी आएगी तो फिर से बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिवार की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, शादी होंगे, बच्चे होंगे, ये सब तो होती रहेगी, लेकिन ये स्तर अगर नहीं बन पाएगा तो ये निरंतर क्या रहेगा, ऐसे ही सर्कल घूमता रहेगा गोल गोल, और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये आपने आई थिंक समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है वर्ष दिए गए हैं, ईयर, और फिर निर्धनों की संख्या करोड़ में दिए गए हैं, फिर कुल जनसंख्या में निर्धनों का प्रतिशत क्या है ये दिया गया है। तो डेटा दिया गया है 1973 टू 1974 से लेकर के 2011-12 तक का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1973 से 1974 तक का अगर हम एरा देखिए तो भारत में निर्धनों की संख्या 32 करोड़ थी, जो कि कुल आबादी का क्या था, 54.9% था। उस समय हालांकि हमारे देश की जनसंख्या कम थी, तो इस हिसाब से 32 करोड़ की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 54.9% था, जो कि कब का आंकड़ा है, 1973-74 का। ठीक है, फिर हम 1999 और 2000 का हम देखते हैं। 1999 और सन 2000 के बीच में अगर हम देखें तो जो निर्धनों की संख्या है वो 26 करोड़ की हो गई, और ये कुल जनसंख्या का कितना, 26% था। ठीक है, कुल जनसंख्या का 26% था, 26 करोड़। ओके, कब, सन 2000 में, सन 1999-2000 में। उसके बाद सन 2011 और 2012 की अगर हम बात करें तो अब जो निर्धनों की संख्या मानी जाती है 26.93 करोड़ की, जो कि वर्तमान जनसंख्या का 21.9% है। वर्तमान मतलब 2011-12 के जो आंकड़े हैं जनसंख्या के, उसके अकॉर्डिंग ये 21.9% माना जाएगा निर्धनों की संख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो अब देखा जाए तो सोर्स कहाँ से है, ये सोर्स योजना आयोग। ठीक है, 2011-12 के आंकड़ों पर, यानी योजना आयोग जब थी तो उसने ये सोर्स निकाला था। अब नीति आयोग ने कुछ और निकाले होंगे। यहाँ पर जो है वो लास्ट डेटा 2011-12 का जो हुआ था सर्वेक्षण, जो उसी के आधार पर है। भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यहाँ जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ निर्धनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे निर्धनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। लेकिन सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं के प्रभाव से कुल जनसंख्या में निर्धनों की प्रतिशतता में कमी आई है। हाँ, ये सही है कि परसेंटेज में कमी आई है, बट संख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं समितियों की, कि गरीबी को मापने के लिए कितने प्रकार की समितियां बनाई गई थी और क्या क्या है उनके अंदर पॉइंट्स, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर वाई के अलग समिति के ऊपर। डॉक्टर वाई के अलग समिति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग एक समिति का गठन करती है, जिसकी रिपोर्ट आती है 1979 में। ठीक है, यानी कि योजना आयोग क्या करती है, एक समिति की गठन करती है 1977 में, जिसका नाम है डॉक्टर वाई के अलग समिति, जो कि अपना रिपोर्ट देती है 1979 में। और इस कार्यदल ने, यानी इस समिति के जो भी लोग थे, इन्होंने एक निर्देशांक तैयार किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति की गई। ठीक है, यानी वाई की अलग समिति का कहना है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति 24 किलो कैलोरी प्रतिदिन कंज्यूम कर रहा है तो वो मतलब गरीब नहीं है, और अगर शहर का कोई व्यक्ति 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। हाँ, अगर गांव में 24 से नीचे हैं तब वो क्या है, गरीब हैं, और शहरों में 21 से नीचे हैं तब वो क्या है, गरीब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति को अगर हम देखें तो इसे भी योजना आयोग ने गठित किया था, और कब किया था, 1989 में, 1989 में, और इसका क्या है, रिपोर्ट आया 1993 में, 1993 में। और इसने अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग सूचकांक बताया। ठीक है, उसने हर एक, मतलब लकड़वाला समिति क्या करता है, हर एक स्टेट के अलग अलग गांवों और शहरों का
डिफरेंट क्या करता है, सूचकांक तैयार करता है। इसका कहना यह है कि हर एक राज्य की अलग कैपेसिटी होती है, अलग क्षमता होती है, तो वहाँ पर भी गरीबी का जो आंकड़ा होना चाहिए वो उस राज्य के अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र बहुत ही डेवलप है और यूपी बिहार थोड़े से कम डेवलप हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह। तो इससे क्या है कि आप अलग अलग हर एक राज्य को एक ही कसौटी पर नहीं देख सकते हैं, सबको देखने का अलग नज़रिया रखना पड़ेगा। तो इसने अलग अलग राज्यों में, प्रत्येक राज्य में अलग अलग मूल्य पर सूचकांकों की बात की। इस कार्यदल द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित की गई। ठीक है, यानी उस समय 18 राज्यों की जब बात की जाती थी तो उसने उन सभी अलग अलग राज्यों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग गरीबी रेखा का क्या किया, निर्धारण किया। तो अब आते हैं तेंदुलकर समिति के ऊपर। तीसरा समिति बना गरीबी निर्धारण को लेकर के। ये बना वर्ष 2005 में, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। अध्यक्षता तो की जो जिनके नाम से समिति है समझ लीजिए वही अध्यक्ष हैं, समझ क्या लीजिए वही ही हैं। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अध्यक्ष कौन है, सुरेश तेंदुलकर जी हैं। तो अब देखा जाए इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब, 2009 में। 2005 में गठित हुआ, 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें गरीबी के परंपरागत रूप छोड़ के गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया गया। यानी कि मल्टी डायमेंशनल कि सिर्फ इनकम के बेस पे हम अब नहीं कहेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। हर तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन किस प्रकार से गरीब हैं। तो इसमें क्या किया गया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये को अपनाया गया। इसका कहना है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति डेली 27 रुपये खर्चा कर रहा है तो मतलब वो क्या है, गरीब नहीं है। और अगर शहर का कोई व्यक्ति डेली 33 रुपये खर्चा कर रहा है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 27 और 33 से कम का आंकड़ा है गांव और शहर में तो ये क्या माने जाएंगे, गरीब माने जाएंगे। इसके बराबर रहेगा तो भी नहीं माने जाएंगे, इससे ज़्यादा की तो बात ही नहीं है। और ये तो रहा पर डे के हिसाब से। पर मंथ के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि गाँव में 816 रुपये और शहरों में 1000 रुपये पर मंथ पर व्यक्ति, इसको क्या माना गया, गरीबी रेखा का मानक माना गया। कि 816 रुपये पर मंथ से नीचे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खर्च कर रहा है तो वो गरीब है, और शहरों में 1000 से नीचे जो खर्च कर रहा है पर मंथ वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, आगे आता है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति की अगर हम देखें तो ये भी योजना आयोग ने लाया था कब, वर्ष 2012 में। 2012 में इसकी क्या की गई, अध्यक्षता सी रंगराजन द्वारा की गई और इसकी रिपोर्ट आई 2014 में। तो देखते हैं इस पर क्या है कि इस पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया। यानी यहाँ पर आय को नहीं, व्यय को परिभाषित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 972 रुपये पर मंथ खर्चा करता है ग्रामीण क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये पर मंथ खर्चा करता है तो शहरी क्षेत्र में वो क्या, गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों से कम है तब वो गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। नेक्स्ट है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। तो ये हम देखते हैं अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। ध्यान रखिएगा कि अभी तक चारों जो भी हमने देखे वो योजना आयोग के द्वारा निर्मित थे, लेकिन अब आ गया नीति आयोग द्वारा गठित 2015 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका कार्य निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना था। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी का जो आकलन है उसके लिए उनको क्या देना था, विधि का सुझाव देना था। और इस समिति के द्वारा एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, इस कमेटी ने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम है एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम। नीति आयोग द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। आगे अब हम आते हैं गरीबी अनुमान की ओर बढ़ते हैं कि भारत में गरीबी को लेकर क्या अनुमान लगे हैं, इन सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं अपनी। तो देखते हैं क्या है भारत में गरीबी अनुमान का दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर पहले पॉइंट के ऊपर। भारत में विश्व बैंक में 1 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, शुरुआत में क्या था कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने ये परिभाषा दी कि अगर कोई
व्यक्ति डेली $1 से कम खर्च करता है तो वो गरीब माना जाएगा, और अगर वो $1 के बराबर या उससे अधिक खर्च करता है तो वो गरीबी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। फिर उसने वर्ष 2008 में इसको बदल करके $1.25 पर व्यक्ति पर डे कर दिया। ठीक, कितना, $1.25 पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से कर दिया। कब? 2008 से। उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2 सालों में भारत की 31.4% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो 2008 में जो ये नया आंकड़ा आया उसके अकॉर्डिंग 2 सालों में भारत की जो जनसंख्या थी उसका 31.4% की आबादी, 4% का भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था। फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2016 के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या का 10.7% का हिस्सा $1.9 प्रति दिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कह रहा है अपनी एक रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2016। तो इसमें ये बता रहा है 2016 का ये रिपोर्ट आया, लेकिन उसने बताया 2013 की बातों को कि विश्व की जनसंख्या का 10.7% हिस्सा कैसी गरीबी का जीवन यापन कर रहा है कि वो डेली $1.9 भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी गरीबी झेल रहे हैं। कौन? विश्व की 10.7% की आबादी। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या पॉइंट्स हैं। इसके अदर पॉइंट्स की हम बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की 21.2% जनसंख्या $1.9 प्रतिदिन की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। यानी कि जो आंकड़ा पूरे विश्व में 10.7% का था, भारत में वो भारत के संदर्भ में 21.2% रहा। ठीक है। जो कि क्या $1.9 पर डे पर व्यक्ति के हिसाब से कम कमा रहा है। वर्ष 2015 में भारत की 13.4% जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 2015 के अकॉर्डिंग आंकड़ा अगर हम देखें तो भारत का 13.4% जो आबादी है वो क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015 तक 90 मिलियन से अधिक लोग भीषण गरीबी की अवस्था से क्या हुए, बाहर हुए हैं, और उनके जीवन स्तर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ये कब का आंकड़ा है? 2011 से लेकर 2015 तक के बीच का आंकड़ा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की ओर। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बार स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देख लें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को हम देखें तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बीपीएल परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इस योजना को वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। सबसे पहला यानी 2.0 को हम नहीं देख रहे, सिर्फ इतने को अगर हम देखें तो ये कब आया था? 2016 में सबसे पहले आया था। और इसमें किसको शामिल किया गया है? बीपीएल परिवार की महिलाओं को, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती हैं, गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, तो उनको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की क्या किया गई थी? शुरुआत की गई थी। उसके बाद इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय क्या करता है? इसका क्रियान्वयन करता है। और इस योजना का दूसरा चरण 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रारंभ हुआ। उज्ज्वला योजना 2.0 जो है वो 2021 में प्रारंभ हुआ महोबा से। और वर्ष 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की संख्या 8 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ करने की घोषणा की गई थी। ठीक है। यानी जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें इनके लिए लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ से 9 करोड़ कर दी गई। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी किसको? बीपीएल परिवार में एलपीजी के कनेक्शन के लिए। और इसके लिए आवेदक की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होनी चाहिए जो कि आवेदन कर सकती है इसको लेकर के। आगे देखते हैं हम दूसरा योजना यहाँ पर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
अब ये योजना है गाँव में कौशल विकास को लेकर के। तो 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए इस योजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। यानी गाँव में जो युवा हैं उनके कौशल डेवलपमेंट और उनके अंदर क्षमता का विकास करने के लिए ये योजना लाई गई थी। कब? 25 सितंबर 2014 को। इसी प्रकार की एक योजना आई, दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना या अंत्योदय योजना, इसी दिन आया। वो किसके लिए है? वो शहरों के युवाओं के लिए है। ग्रामीण कौशल योजना किसके लिए? गाँव के युवाओं के लिए है। इसमें देखते हैं इसका जो उद्देश्य है वो कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उनका समावेशी विकास करना। ठीक है, ये योजना कहती है कि पहले तो आप उनके अंदर कौशल का डेवलपमेंट करिए और उनकी आजीविका के स्तर में सुधार लाइए ताकि उनके अंतर्गत जीवन जीने की जो इच्छा है उसमें क्या है, सुधार आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है कि इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय या इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसका? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का। इसके आगे है, इसके माध्यम से 576 घंटे से लेकर 304 घंटे की अवधि के लिए प्रशिक्षण योजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, योजना कहता है कि इसके अंतर्गत एक युवा को 576 घंटे से लेकर के 304 घंटे की अवधि वाले प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि यह जो योजना है वो 28 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के 689 जिलों में कार्यान्वित की गई है। यानी कि हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, और मतलब कि 28 राज्यों को, पूरी 28 राज्यों की बात नहीं की जा रही है, राज्य और यूटीज़ को मिला करके 28 ऐसे राज्य और यूटी हैं जिनमें क्या है, जिनके 689 क्षेत्रों या जिलों में, आप कहिए जिलों में, ये योजना क्या है, कार्यान्वित की गई है। नेक्स्ट आता है आपका दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसको आप क्या कह सकते हैं, शहरी कौशल योजना। ठीक है, शहरी कौशल योजना, ये भी कब स्टार्ट हुआ? 15 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना आरंभ की गई। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इसका क्रियान्वयन कर रहा है केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। देश के सभी 4041 कस्बों एवं शहरों को इसके अंतर्गत लाया गया है। प्रत्येक शहरी गरीब पर 15,000 और पूर्वोत्तर व जम्मू कश्मीर हेतु 18,000 खर्च कर उसे कुशल बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि सभी, यानी संपूर्ण देश में जो भी कस्बे और शहरों के अंतर्गत जो भी कस्बे हैं, वहाँ से 4041 कस्बों और शहरों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। और इसमें से जो प्रत्येक शहरों के जो गरीब हैं उनमें से 15,000 रुपये प्रति माह खर्च किया जाएगा उनके कौशल विकास हेतु। लेकिन अगर वो युवा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है तो उनके ऊपर 18,000 रुपये खर्च करी जाएगी उनको कौशल शिक्षा देने के लिए। फिर यहाँ कहा गया कि सूक्ष्म उद्यमों और समूह उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा अंत्योदय योजना के अंदर। यानी MSME को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों की परियोजनाओं पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप MSME के तहत कोई स्वरोजगार या कोई छोटा मोटा उद्योग करना चाहते हैं तो अगर आप अकेले करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्या देंगे? 2 लाख की आपको हेल्प करेंगे, ब्याज के ऊपर सब्सिडी देंगे 2 लाख की। और अगर आप ग्रुपिंग में कोई चीज़ करना चाहते हैं, बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख रुपये दिया जाएगा। किसके तौर पर? ब्याज के तौर पर, सब्सिडी के तहत। ओके, और जो ब्याज की रेट है, दर जो है वो कितनी रहेगी? 7% रहेगी ब्याज की दर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार स्टार्टिंग से देख ले हमने क्या देखा। तो गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप देखा, फिर गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप देखा, फिर भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ देखें, फिर डॉक्टर वाई के अलग समिति के ऊपर हमने चर्चा किया।
उसके बाद हमने लकड़वाला समिति के ऊपर चर्चा की, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति पे चर्चा किया, फिर उसके बाद आते हैं अरविंद पनगड़िया, उससे पहले यहाँ पर थे सी रंगराजन, उनके ऊपर चर्चा किया हमने। देन भारत में गरीबी अनुमान से रिलेटेड यहाँ पर सेक्शन है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। और देन आते हैं आपके कार्यक्रम। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया, अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। बाकी पूरी क्लासेस आपने देखी ही होंगी। तो फिलहाल गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एंड होता है, और इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट बन सकता था मैंने आपको बता दिया है, कुछ लेक्चर में, कुछ PDF के द्वारा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।